साल है 1658। एक रामदास नाम का सैनिक अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। उसके सीने के आर पार तलवार हो चुकी है। वो जमीन पर गिर पड़ा है। ज्यादा समय तो नहीं बचा था, फिर भी उसके दिमाग में बस एक ही सवाल आ रहा था, अब मेरे परिवार का क्या होगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने अपनी जान किसके लिए और किस चीज के लिए गंवा दी। वो अकेला नहीं था। उस दिन उसके जैसे हजारों सैनिक मारे गए। अगर पूरे ह्यूमन हिस्ट्री को देखे तो ये आंकड़ा करोड़ों को छूता है। लेकिन उस दिन जो लड़ाई चल रही थी, उसके जिम्मेदार व्यक्ति औरंगजेब के चेहरे पर शिकस्त तक नहीं थी। उसके लिए रामदास जैसे सैनिक की कीमत बस कुछ कौड़ियों में थी। हम सब जानते हैं कि औरंगजेब ने दारा शिकोह को मारकर उसे हरा दिया, लेकिन क्या आप रामदास जैसे हजारों सैनिकों के बारे में जानते हैं? सोल्जर्स, द अनसंग विक्टिम्स ऑफ हिस्ट्री। पहले ही साफ कर दूं कि रामदास एक काल्पनिक पात्र है, लेकिन उसकी कहानी हर उस आम सैनिक की कहानी दर्शाती है जो किसी राजा के सेल्फ इंटरेस्ट के शिकार हुए। औरंगजेब क्रूरता और स्वार्थ की दौड़ में अकेले नहीं था। पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में हमें ऐसे कई शासक मिलते हैं जिन्होंने पावर के लिए अपने सैनिकों का इस्तेमाल किया, लेकिन एंशिएंट टाइम्स के डिटेल रिकॉर्ड न होने के कारण उन पर टिप्पणी करना मुश्किल होता है। मेडिवल इंडिया के दो प्रमुख एम्पायर्स, मराठा एम्पायर और मुगल एम्पायर को एनालाइज करके यह समझने की कोशिश करेंगे कि एक हिंदू और मुस्लिम शासन में आम सैनिकों की स्थिति में कोई फर्क था या नहीं। लेकिन इन एम्पायर्स को एनालाइज करने से पहले हम उस समय के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समझ लेते हैं। राजपूत किंगडम्स एंड कास्ट बेस्ड मिलिट्री सिस्टम। भारत में प्राचीन काल से ही राजपूतों का शासन रहा था। मेडिवल इंडिया के शुरुआती दौर में बाकी राजाओं की तरह ये भी स्वार्थी और कास्ट सिस्टम को प्रायोरिटाइज करने वाले थे। इनकी सेनाओं में इंपॉर्टेंट पोजीशन सिर्फ अपर कास्ट लोगों को ही दी जाती थी। धर्म और जातिवाद हमेशा से इनका एक मैनिपुलेशन का टूल रहा है। एग्जांपल्स के लिए हिस्टोरियन डेविड निकोली की बुक द आर्मीज पार्ट 1 में लिखा गया है कि किस तरह राजा सो कॉल्ड लोअर कास्ट लोगों को यह कहकर सेना में भर्ती करते थे कि तुम पिछले जन्म में क्षत्रिय थे, लेकिन तुम्हारे पापों की वजह से तुम्हारा यह जन्म किसी निम्न जाति में हुआ है। लेकिन अगर तुम अपने राजा के लिए अपनी जान देते हो, तुम्हारा अगला जन्म किसी उच्च जाति में होगा। और हमेशा की तरह धर्म का इल्यूजन काम कर जाता था। सिर्फ इतना ही नहीं, तथाकथित लोअर कास्ट सैनिकों को बाकियों के मुकाबले कम सैलरी दी जाती थी। उनके लिए प्रॉपर फूडिंग और क्लोथिंग की व्यवस्था नहीं थी। युद्ध में घायल होने पर भी प्राथमिकता अपर कास्ट अधिकारियों को ही दी जाती थी। अगर कोई लोअर कास्ट सोल्जर युद्ध में मारा भी जाता तो उसके परिवार को या तो बहुत कम मुआवजा मिलता या फिर कभी मिलता ही नहीं। यह कहना गलत होगा कि सभी राजाओं के दौर यही स्थितियां थी, लेकिन यह सच है कि अधिकतर समय यही कंडीशंस बनी रही। इस्लामिक इन्वेडर्स एंड देयर मिलिट्री सिस्टम। इसी दौरान इस्लामिक इन्वेडर्स भी भारत आ चुके थे। इनकी सेनाओं में भी एक बड़ा हिस्सा नॉन मुस्लिम वर्ग ही हुआ करता था। ठीक वैसे ही जैसे हिंदू राजाओं ने जातिगत भेदभाव किया, वैसे ही मुसलमान आक्रमणकारियों ने धर्म के नाम पर भेदभाव किया। हिंदूज को सेना में इंपॉर्टेंट पोजीशन ना देना, उन्हें मुस्लिम सैनिकों के मुकाबले कम सैलरी देना, यह सब आम बातें थी। अब जब हम लोगों ने हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समझ लिया है तो बाकी चीजों को समझने में आसानी होगी। मराठा एम्पायर, अ रे ऑफ होप। मराठा एम्पायर की नींव छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1674 में अपने राज्याभिषेक के साथ रखी। उनके बाद उनके पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज जी ने मराठा एम्पायर को संभाला। अगर पूरे मराठा एम्पायर को देखें तो बाकी राजाओं के मुकाबले सोल्जर्स के साथ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कम हुआ, लेकिन खासकर शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज का शासन इस मामले में गोल्डन एरा माना जाता है। इस फेयरनेस की वजह थी स्वराज, एक ऐसा स्वराज जहां सभी लोगों को शांति और समृद्धि से रहने को मिले। शिवाजी महाराज ने सपना देखा था कि वो भारत को विदेशी आक्रमणकारियों से मुक्त कराएंगे। उनके इस ड्रीम के पीछे कोई पर्सनल एजेंडा नहीं था। यही कारण था कि उनकी आर्मी में मेरिट बेस्ड प्रमोशंस होते थे, जिससे हर केपेबल सोल्जर को आगे बढ़ने का मौका मिला। इसके कुछ नोटेबल एग्जांपल्स हैं। मल्हार राव होलकर, जो एक शक्तिशाली सरदार बने लेकिन मूल रूप से धनकर यानी कि गडेरिया कास्ट से थे। घुरपड़े फैमिली लोअर कास्ट बैकग्राउंड से आते थे, लेकिन मराठा एम्पायर के लिए वीरता पूर्वक लड़े। महाजी शिंदे जो एक शुद्ध बैकग्राउंड से थे, लेकिन अपनी मिलिट्री स्किल्स के दम पर मराठा पावर को नॉर्थ इंडिया तक फैलाया। हालांकि समय के साथ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन वापस उभरने लगा, खासकर प्रमोशंस में, लेकिन बाकी किंगडम्स के तुलना में मराठा एम्पायर सोल्जर्स के लिए एक बेहतर शासन था। मुगल्स एंड देयर रूल। मुगल्स भारत में अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए ही आए थे। 1526 में बाबर उज्बेकिस्तान से भागकर भारत आया और पानीपत के युद्ध में उसने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली सल्तनत का खात्मा किया। इसी के साथ मुगल एम्पायर की नींव पड़ी। बाबर और उसके छोटे बेटे हुमायूं का शासन लगभग एक जैसा ही था। उन्होंने अपनी आर्मी में रिलीजियस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा दिया। अकबर एन एक्सेप्शन। अकबर एक एक्सेप्शनल मुगल एम्परर था। उसने रिलीजियस हार्मोनी को बढ़ावा दिया। भले ही इसके पीछे उसकी पॉलिटिकल टैक्टिक्स हो, लेकिन बाकी मुगल एम्परर्स की तुलना में वह एक बेटर एम्परर था। उसने हिंदू राजाओं जैसे राजा मान सिंह और राजा भगवंत दास को इंपॉर्टेंट पोजीशंस दी। उसने जजिया टैक्स, जो एक प्रकार का रिलीजियस टैक्स था, उसको भी हटा दिया। औरंगजेब द मोस्ट कंट्रोवर्शियल किंग। औरंगजेब को मुगल एम्पायर का सबसे क्रूर शासक माना जाता है। उसने न जाने कितने मंदिर तोड़वाए और लाखों लोगों को सिर्फ इसलिए मरवा दिया क्योंकि वो नॉन मुस्लिम थे। 27 साल तक चले डेक्कन वार में उसने लगभग 30 लाख मुगल सोल्जर्स को और इससे 3 गुना अधिक जानवरों को मरवा दिया। कंक्लूजन। अब आप बताइए कौन सा राजा आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर करता है?